नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे नीति आयोग की बैठक की, और महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने पांव पीछे खींचे हैं और बैठक का शायद बहिष्कार कर सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष से एकजुटता की बात भी कही जाएगी, कुछ समर्थन मांग रहे हैं। खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट बैठक है। इसमें साफ ये कहना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोलैप्स करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और खासकर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अदालत के आदेश को भी जब केंद्र मानने को तैयार नहीं है तो ऐसे बैठकों का औचित्य नहीं है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा से चेतन राजपुरोहित जी हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज हैं। सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग पहल कर रहे हैं इसमें नीति आयोग की बैठक का बाइकआउट करने का, तो ये बात तो उस मंच पे भी कही जा सकती है। देखिए योगेंद्र जी, लगातार तमाम मंचों पर हमने बात पहले भी उठाई है, लेकिन जब इन बातों को सुना ही नहीं जा रहा है तो मीटिंग का औचित्य रह नहीं जाता। आप देखिए, पिछले 1 साल का उदाहरण लेकर देखें। सबसे पहले जब पंजाब में हमारी सरकार बनी और हम अपना पहला बजट जब लेकर के आए, वित्त बजट जो था, उस बजट को हमारे को पहली बार में रोक दिया गया, और हमको पंजाब विधानसभा का बजट पास करवाने के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद आप देखिए, एमसीडी के चुनाव दिल्ली में हुए, आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीते, मेयर का चुनाव करवाने के लिए हमको फिर से कोर्ट जाना पड़ा, जबकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत था। उसके बाद आप देखिए, 8 साल की लड़ाई के बाद में दिल्ली की जनता को, जो चुनी हुई सरकार थी, उसको अधिकार मिले ट्रांसफर और पोस्टिंग के। 8 साल लड़ाई लड़ी थी इसके लिए योगेंद्र जी, हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह। और उसके बाद जब हमको अधिकार मिले तो केंद्र सरकार ने उन अधिकारों को भी हमसे वापस छीनने के लिए रातों रात एक अध्यादेश लेकर के आ गई। देखिए, मोदी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की मानने को तैयार नहीं है, चुनी हुई सरकारों को जिन्होंने जनता ने वोट दिया, उस जनता का सम्मान करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये दिखावा बार बार क्यों करते हैं सबको साथ लेकर के चलने का। भारतीय जनता पार्टी बस एक ही चीज लगातार कर रही है कि चुनी हुई सरकार को गिराओ, अगर कोई नहीं गिर रही है सरकार, उसको डराओ, धमकाओ या खरीद लो। लेकिन आम आदमी पार्टी ना इनसे डरी है, ना ये हमको डरा पाएंगे। हम लोग जनता की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जहां जरूरी होगा वहां हम उस आवाज को उठाएंगे। जी चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं अभी सुना आपने आम आदमी पार्टी का जो स्टेटमेंट है वो साफ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जब काम ही नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही, हर चीज में अड़ंगा लगाया जाता है, ऐसे बैठकों का औचित्य क्या है फिर? आप अनम्यूट करिए राजपुरोहित साहब, म्यूट है आपका सिस्टम म्यूट है, अनम्यूट करिए आप। जी जी बोलिए। अब वापस कर दिया आपने, वापस कर दिया उसे, वापस कर दिया जी। अब बोलिए, अब बोलिए। सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्ते सर। जो राजनीतिक पार्टियां जो है अनीति पे चल रही है, वो नीति आयोग की बैठक में कैसे जाएगी? जिनकी कुछ नीति नहीं है, केवल अनीति पे चलना है, और विरोध के नाम पे, मोदी जी के विरोध के नाम पे राष्ट्र का विरोध करना है। मेरे को सबसे बड़ी चिंता जो हो रही है ना आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वो ये चिंता हो रही है कि मोदी विरोध के नाम पे राष्ट्र का विरोध कैसे हो सकता है।
मोदी जी का विरोध करिए आप, कोई दिक्कत सर नहीं मैं है। एक बात जानना चाहूंगा, हालांकि वो सवाल आपने खुद ने भी किया, मोदी जी का अगर कोई विरोध कर रहे हैं तो राष्ट्र का विरोध कैसे होगा, एक बात। और दूसरा, जो नीति पे सरकारें नहीं चल रही, वो कौन सी सरकार जो नीति पे नहीं चल रही? मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। आम आदमी पार्टी के मित्र भी बहुत बातें कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के मंत्री कहाँ है आज की डेट में? जो आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से उपजी थी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उपजी थी, और इन्होंने कुछ वादे किए थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था पूर्ववर्ती जो नेता है, हम हमारे अलावा सब चोर है। आपने देखा होगा, अपन रोज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भग जाते थे। मेरा इतना निवेदन है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई थी, उनका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर है, उनको स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, और ये चाहते हैं कि हम जो भ्रष्टाचार करें, केंद्र की सरकार आंख मूंद करके और हमें समर्थन करे। हम अगर इनका भ्रष्टाचार में समर्थन करें, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं कर सकते। ये भारत की ये 140 तो चलो जवाब आपका ये हो गया, जिसका देव यादव देंगे जवाब आपको। दूसरा, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का विरोध राष्ट्र का विरोध, ये कैसे हो सकता है कि ये तो विपक्ष में, इसका मतलब किसी भी सुनिए, इससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री रहे, उनका विरोध हुआ तो राष्ट्र का विरोध हुआ? नहीं, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। मोदी जी अलग हटके हैं थोड़ा। मैं नहीं हटके, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। आपकी बात का जवाब देता हूँ, बिल्कुल शालीनता से देता हूँ। मोदी जी का विरोध राष्ट्र विरोध कैसे हुआ, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जो राष्ट्र से संबंधित मुद्दे हैं, जिनसे दूसरे देश भी प्रभावित होते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, और इवन अपने वर्तमान में जो संसद का मुद्दा चल रहा है, संसद का, मोदी सरकार ने पुराना जो संसद भवन जो अंग्रेजों का प्रतीक था, उसकी जगह भारत के स्वाभिमान को दिखाता हुआ, भारत की ताकत को दिखाता हुआ, और एक बिल्कुल रिकॉर्ड समय में जिस संसद भवन को पूरा करके और जनता को समर्पित करना है, और उसका भी विरोध आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए। और विरोध किस नाम पे करें बताऊं आपको मैं? विरोध करें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम लेकर के। ये वही दल है, जब महामहिम जी चुनाव लड़ी थी राष्ट्रपति महोदया, यही लोग पानी पी पी कर कोस रहे थे। आपको याद होगा, पूरे चुनाव के अंदर महामहिम जी को पानी पीकर कोस रहे थे, और उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं रोहित साहब, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा। देखिए, मैं और तो कहीं जा नहीं सकता, मैं तो आप ही से बात कर सकता हूँ। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है सर। अगर चुनाव में राष्ट्रपति के सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उस कैंडिडेट को जिताने के लिए किसी दूसरी पार्टी ने ताकत लगाई, तो गुनाह नहीं है सर? ये कोई गुनाह नहीं है। और राष्ट्रपति अगर कोई बन गया तो स्वीकार्य, कोई भी राष्ट्रपति बनेगा, इसमें कहा योगेंद्र पार्टी समझने को तैयार नहीं है ना। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। बनने के बाद में इन लोगों ने महामहिम जी के बारे में क्या कहा, आप सबको पता है। पूरे भारत रंजन चौधरी की बात कर रहे हैं, जो टॉपिक खत्म हो चुका था माफी मांगने के बाद में, कांग्रेस ने खुद ने उनको डांट मार दी। कब तक आप इसको घुमाते रहेंगे? ये व्यक्ति नहीं बोलता है, ये अल्लाह का मान बुलवाता है, ये व्यक्ति नहीं बोलता है। और अगर मान लो सर, एक बात और सुनिए, आपने कहा कि राष्ट्र का विरोध है, मोदी जी का विरोध, जिन मुद्दों को लेकर आप करते, राष्ट्रद्रोह का आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जनता फिर राष्ट्र का विरोध कैसे हुआ फिर ये? खैर चलिए, पुलिस भारद्वाज आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी चेतन जी कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष अभी बहिष्कार कर रहा है या जिन मुद्दों को उठा रहा है, वो राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में है। देखिए सर, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक मेन जो एक आदमी की सोच होती है कि उसको हर घटना से एक सबक लेना चाहिए। इन्होंने कर्नाटका चुनाव में जैसे इन्होंने बजरंग दल पे बैन को बजरंग बली पे प्रतिबंध के इन्होंने प्रचारित किया, और उसका जवाब इनको कर्नाटक की जनता ने दिया। उसी प्रकार कब तक घुमाते रहेंगे? अपन तो मुद्दे पर लौटते हैं। नीति आयोग की बैठक पे आए, नहीं तो डाइवर्ट होते रहेंगे। नीति आयोग की बैठक की बात करें, आप लोग क्यों इसका विरोध करना चाह रहे हैं? हम लोग इसका विरोध इसलिए करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, और मैं भी इस बात को कहना चाहूंगा कि आप देखिए, इन्होंने सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं का बिल्कुल उनको रसातल पे पहुंचा दिया इन्होंने। ना ये लोग संसद में कहीं किसी को बोलने देते, ना ये लोग किसी को कोई संवैधानिक तरीके से कोई सरकारें कार्य कर रही है उनको अपना कार्य करने देते। आप देखिए, राजस्थान में हम कांग्रेस ही जो है, आप लोग खुद इस बात को के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि जिस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था,
उस समय ये लोग राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए किस प्रकार की अनैतिक प्रैक्टिस कर रहे थे। जबकि देखा जाए तो केंद्र सरकार का फर्ज ये बनता है, ठीक है राजनीति अपनी जगह, पहली बात आप जो कर रहे थे वो असंवैधानिक था, परंतु आपको अगर जो कुछ करना भी था तो आपको कम से कम समय का और काल परिप्रेक्ष्य का तो ध्यान रखना चाहिए था। आप जिस प्रकार से जब पूरा हमारी राजस्थान सरकार जो है उसको कोरोना से अगर कोरोना नहीं समय ठीक होता तो आप लोग मानते हैं इसको, फिर तो कर सकते हैं, छूट है। नहीं मानते, नहीं, बिल्कुल बैड प्रैक्टिस है। मैं इस बात का भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से लेकर आप आखिर तक के कार्य के क्रियाकलाप देखिए। आप मैं आपको जीएसटी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जीएसटी जब इन्होंने आधी रात को जब वहां पे पास करवाया संसद में, उसमें प्रोविजन था कि एक निश्चित तारीख को राज्यों का हिस्सा जो जीएसटी का होता है वो उन राज्यों के खाते तक पहुंचा दिया जाएगा। परंतु दुर्भावना पूर्वक इन्होंने जो इनके विपक्षी दल की सरकारें हैं, इन्होंने आप देखिए राजस्थान का इस समय तक लगभग 65 से 70 हजार करोड़ रुपया बाकी है, और इसी प्रकार की अन्य विपक्षी सरकारों का है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो जीएसटी का बकाया पैसा होता है वो नियत तारीख पे पहुंच जाता है। और आप देखिए राहुल गांधी जी वाली बात देखिए, अडानी वाला मुद्दा अभी भी जिंदा है। राजपुरोहित साहब 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, उस बात का जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने संसद में तो हमारी आवाज बंद कर दी। आपने हमारे सांसद के ऊपर पुराने झूठे केस उसको वापस कैसे शुरू करवा के आपने क्या मैनेज किया वो पूरा राष्ट्र ने देखा, और उस बात का जवाब आपको कर्नाटक की जनता ने दिया। अब आपको राजस्थान के चुनाव में और आगे लोकसभा के चुनाव में आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि आप किस प्रकार से असंवैधानिक प्रैक्टिस करके आप लोग सांसदों को बोलने नहीं देते आप, और जो बोलने के लिए मुखरता करता है तो किस प्रकार आप उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। आप कैसे दलों के खिलाफ साजिश करते हैं, आप कैसे नेताओं के खिलाफ साजिशें करते हैं। मैं आपको इस बात को कहता हूं कि सरकारें बनना बिगड़ना बड़ी बात नहीं है, परंतु देश के लोकतंत्र की मर्यादा, देश के संविधान की मर्यादा बनाए रखना हर राजनीतिक दल का फर्ज है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार जाएगी तो आपको लग रहा है कि संविधान की मर्यादा कायम नहीं है? नहीं, संविधान की मर्यादा कैसे कायम है सर? आप संसद में आप विपक्षी नेताओं को नहीं बोलने देते, आपके विपक्ष की राज्य सरकारों के हिस्से का जो पैसा होता है वो उन्हें आप समय पे नहीं देते। आपकी विपक्षी राज्य सरकारें कोई अच्छा कार्य करना चाहती है तो आप उसमें अड़ंगे डालते हैं। आप संवैधानिक तौर पे जब देश की जब न्यायपालिका वाली व्यवस्था है, हालांकि आम आदमी पार्टी जिस मामले में इतने 8 साल तक इतना लंबा मुकदमा चला करके देश का मुख्य न्यायाधीश जो फैसला देता है और ये एक ही मिनट में उसको चेंज कर देते हैं संसद में ला करके, आप देखिए किस प्रकार की अनैतिक प्रैक्टिस है इन लोगों की। कहां तक ये लोग कहां लेकर के जाना चाहेंगे देश के लोकतंत्र को, कहां लेकर के जाना चाहेंगे देश के संविधान को? आपको ना देश के संविधान की परवाह, ना आपको देश के लोकतंत्र की परवाह, ना आपको आम नागरिकों की परवाह। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकारें सिर्फ राज करने के लिए नहीं बनती है, सरकारें इसलिए भी बनती है कि आपका इतिहास देश 100 साल 200 साल 500 साल बाद तक पढ़ेंगे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी और आपके ऊपर थूकेगी आपके क्रियाकलाप को कि किस प्रकार हमारी पार्टी ने देश के लोकतंत्र को। चलिए मैं वापस लौटूंगा। मैं देव आपके पास आना चाहूंगा। राजपुरोहित साहब ने एक बात कही अभी कि उन्होंने वो भी बात बताई कि क्यों राष्ट्रविरोध की बात कर रहे हैं। पूरा खुल के बोला कि किन मुद्दों को लेकर के उनका ये वक्तव्य है कि मोदी जी का विरोध राष्ट्र का विरोध है। एक बात। दूसरा कि आप जिस एजेंडे के तहत बनकर के आई थी, अपनी पार्टी फॉर्म की, उसको लेकर के इनका साफ कहना है कि उस एजेंडे पे आज नहीं है, और जब एजेंडे पे नहीं है तो आप लोग नीति आयोग की बैठक का विरोध कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, दो बातें राजपुरोहित साहब ने कही, एक कही देशभक्ति, दूसरी भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही मुद्दों पर बोलने के लायक नहीं है। आम आदमी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जिसने अपने 3 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में खुद से कार्रवाई करके दिखाई। हम लोगों को किसी ने बोला नहीं था, जैसे सबूत सामने आया हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ये दूसरी पार्टी के विपक्षी नेताओं के खिलाफ तो जमकर कार्रवाई करती है। ईडी सीबीआई के 95% मामले विपक्षी नेताओं पर है, लेकिन जैसे वो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो धुल करके साफ हो जाते हैं। आप देखिए हेमंत बिस्व शर्मा है आसाम में, वो इनके वो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, जबकि वो वाटर स्कैम के आरोपी थे। अमित शाह जी ने बुकलेट जारी की थी उनके खिलाफ। यही नारायण राणे के मामले में हुआ, यही मुकुल रॉय के मामले में हुआ। तो तमाम ऐसे उदाहरण है जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी की विपक्षी पार्टी को जो भ्रष्टाचारी नेता उनको अपने पास लाती है और उनको धो करके साफ सुथरा बना लेती है। आप देखिए इनके देश प्रेम की ये लोग बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ऑन कैमरा सेना के रक्षा सौदे में दलाली करते पकड़ा जाए, वो पार्टी देशभक्ति इस देश को ना सिखाए वो बेहतर होगा। और आप ताजा उदाहरण लीजिए, ये लोग पाकिस्तान की आईएसआई जैसी जो आतंकवादियों को समर्थन करने वाली एजेंसी है उसको हमारे देश में बुला करके जांच करवाते हैं। हमारी देश की सेना का अपमान ये भारतीय जनता पार्टी करती है। यह भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी को स्थानीय निकाय चुनाव लड़वा देती है, और मध्य प्रदेश में इनका जो दुलू सक्सेना था, इनका आईटी सेल का जो वहां पे कार्यकर्ता था,
वो आईएसआई की जासूसी करते पकड़ा गया। राजस्थान में आप उदाहरण उठा के देखिए, यहाँ पे जो कन्हैया लाल जी का हत्यारा था, जो रियाज जो आतंकवादी था, वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता था। इनके तमाम नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। चलिए आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब दे दिया। मैं नीति आयोग की बैठक पे आना चाहूंगा सर, समय कम है, नीति आयोग की बैठक पे फोकस करिए, क्यों विरोध है इसका? नीति आयोग के मामले में देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हैं। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं तो देश अच्छे से चल पा रहा था। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने जो देश का जो लोकतंत्र था उसको खत्म करने की तमाम कोशिशें की। मैंने आपको पंजाब चुनाव का उदाहरण दिया, जहां हमारा बजट सेशन रोका, एमसीडी चुनाव में हमारा मेयर का चुनाव इन्होंने नहीं होने दिया। उसके बाद आप देखिए, दिल्ली जो है, हमारी सरकार जो है, देश में महाराष्ट्र के बाद में सबसे ज्यादा जीएसटी दिल्ली से मिलता है, और दिल्ली को उसका जीएसटी का हिस्सा महज 300 करोड़ मिलता था अब तक। लेकिन इस बार वो 300 करोड़ भी हमको नहीं दिया गया है जो जीएसटी में से हमको मिलता था, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली सरकार है दिल्ली। तो ऐसे में किस तरीके से कोई भी सरकार चल पाएगी? पंजाब का भी हमारा हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोका हुआ है, और हमारे तमाम फैसलों में अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं। हमको छोटा छोटा काम करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो देखिए, देश की जो भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार है, जिसको देश की जनता ने, मतलब 90% सही सीटें अगर दिल्ली में आई वो आम आदमी पार्टी की आई, उसके बावजूद जनता के बहुमत का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है आम आदमी पार्टी। तो नीति आयोग में तो किस तरीके से आप उस चीज को कर पाएंगे? चलिए समय कम है। मैं पौरू साहब के पास में आना चाहूंगा, क्योंकि मुझे चेतन जी से जवाब लेना है। एजेंडे वही घूम करके आ रहे हैं कि जिससे पटरी नहीं बैठ पा रही है या नीतियों में नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन विपक्ष का एक आरोप है कि जो रेशो केंद्र और राज्य के बीच में था, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा मिलना चाहिए था, एक कोलैबोरेशन से डेवलपमेंट चल रहा था, उसको कम करने की कोशिश की थी। 90-10 से अब 50-50 पे आ गए हैं, 60-40 कुछ स्कीम्स में है, वो एक ऑब्जेक्शन है। दूसरा ये है कि समय पे पैसा नहीं मिलना, विपक्ष की आवाज दबाने की बात कही जा रही है, वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का एक मूल आधार बता रहे हैं। पौरुष, मैं आपके पास आना चाहूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। देव जो बात कह रहे हैं उससे कितना आपका ताल्लुक रखते हैं? और अभी तक मुझे लगता है कि आपकी पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से कोई बात नहीं आई है, जब तक हम चर्चा कर रहे हैं, बाद में मुझे पता नहीं है कि आप लोग बहिष्कार करेंगे। कुछ दलों ने अपने पांव खींच लिए कि हम बैठक में नहीं जाएंगे जब तक संवैधानिक गरिमा को कायम नहीं रखा जाए। ये उन्हें लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार का कोई एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, विरोध के सुर में आप जरूर सुर मिला रहे हैं। देखिए, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, हालांकि अधिकृत तौर पे हमारा नहीं आया, लेकिन हम लोग इनकी जो हमारे अलावा जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, हम उनकी बात का समर्थन हम सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं या कह रहे हैं हम उनके पक्ष में। जैसा कि आपने कहा, तो ये लोग जो संवैधानिक सिस्टम है, जो राज्यों का रेशो जो है, स्कीम्स में रेशो है, और उन स्कीम्स में इनका जो रेशो है, उस हिस्से का भी इनके पैसे का राज्यों को भुगतान वाला जो सिस्टम है, जीएसटी तो है ही है साथ में। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, जैसे एक है ना शिक्षा का अधिकार, आरटी वाला कानून है, उसमें जो सेंट्रल का जो रेशियो है, राजस्थान के मामले में कहना चाहूंगा कि उसका पैसा बरसों का बकाया है इस समय राजस्थान का। तो इसी प्रकार अन्य स्कीमों का इनका पैसा बकाया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चुनाव जो होता है वो सिर्फ एक चुनाव, एक अब से पहले भी चुनाव लड़े गए हैं और एक फ्रेंडली माहौल में लड़े जाते हैं। चुनाव का जो एक आप उसको एक प्रतिद्वंदिता कह लीजिए, उसको आप एक ना कंपटीशन कह लीजिए, तो वो सिर्फ चुनाव तक होना चाहिए। चुनाव के बाद में देश आपका भी देश है और हमारा भी देश है, और हम, आप चाहे राजनीतिक पार्टी, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हम कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, हम सब से। आखिरी सवाल मैं चेतन जी से मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना कि बहिष्कार की वजह क्या है, और ये आरोप है कि नीति आयोग तो, क्योंकि पहले योजना आयोग था, योजना आयोग ने एक, आप तो बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से समझते भी हैं, एक अनुपात में था कि इतनी राशि, 90-10 का रेशो था पहले, फिर 70-30 का भी आया कुछ योजनाओं में, 60-40 का भी आया, 50-50 का भी है। तो इनका विरोध ये है कि केंद्र जीएसटी लगाने के बाद उनको पैसा भी नहीं देना चाहता और राज्यों से पैसे लेकर के डेवलपमेंट की सूरत बदलना चाहता है। वो कैसे संभव होगा? सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा मोदी विरोध के नाम पे राष्ट्र विरोध, मैंने नहीं कहा है। मैंने ये कहा था मोदी जी का विरोध करिए, आप डट कर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्षी धर्म पार्टियों का धर्म है। लेकिन मोदी विरोध के नाम पर सेना का अपमान, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान, चुनाव आयोग का अपमान, कहाँ पकड़े? पुलवामा के देखिए पौरुषी, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, आपकी बारी आ चुकी है, आपने खुल करके बोला। चेतन राजपुरोहित जी ने बड़े धैर्य से सुना, आप भी सुनिए एक बार। चेतन जी, आप कंटिन्यू करिए। अब दूसरी बात कहता हूँ,
आपने नोट किया या नहीं किया? आम आदमी और कांग्रेस की जुगलबंदी को आपने नोट किया या नहीं किया? ये देखो आप, ये बी पार्टी है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर आई है। इन दोनों की जुगलबंदी ये तय राजस्थान की जनता को बताती है कि ये दोनों मिले हुए हैं। लेकिन इनकी बी पार्टी होगी तो वोट तो इन्हीं के कटेंगे, इनको क्या बेनिफिट होगा उससे? जनता भी साथ आई आम आदमी पार्टी के साथ। आपके राजनीतिक ज्ञान 100 साल मेरे को पता है यार की सही जगह लगे बोलेंगे, मेरे को पता है। अब चाहता हूँ तीसरी बात पर, अभी कह रहे थे केंद्र सरकार के पैसे के बारे में। राजस्थान सरकार ने जल संसाधन विभाग के 25,000 करोड़ रुपए लेफ्ट कर दिए, आपको पता है या नहीं है? अब मई जून का महीना है, लोग गाँवों के अंदर लोग लाइनों में लगे हुए हैं। मैं खुद गांव से आया हूँ अभी परसों, 15-15 दिन से पानी आ रहा। बीकानेर शहर में संभाग मुख्यालय है, वहां पे पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। 25,000 करोड़ रुपए इन लोग लेफ्ट कर दिए। किस मुंह से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए? आप इनसे पूछिए कांग्रेस प्रवक्ता मित्र से, केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए आपने उपयोग क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई के कारण से, सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री जी की लड़ाई के कारण से राजस्थान की जनता को जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। राजस्थान की जनता आज लाइनों में लगी हुई है। और जो और महंगाई राहत कैंप के नाम पर इन्होंने जो जख्मों पे नमक छिड़का है, कोई नया चीज नहीं है, वही बीपीएल है, उनको सुविधाएं देनी है। लेकिन फिर भी अपने प्रचार प्रसार के लिए मई जून के महीने में जिस प्रकार से महिलाओं को इन्होंने लाइन में खड़ा किया राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। क्योंकि नया कुछ नहीं दे रहे। मैं गया हूँ, मैं खुद महंगाई राहत कैंप में गया हूँ, नया कुछ नहीं है, वही बीपीएल है। उसके लिए उनके डेटा इनके पास ऑलरेडी है, उनको वो सुविधाएं देनी है, घर बैठे दे सकते हैं। लेकिन ये कि इनको लगता है प्रचार प्रसार नहीं होगा, भीड़ इकट्ठी होगी, लोग देखेंगे। राजस्थान की जनता के साथ मई जून के महीने में जिस प्रकार का अत्याचार इन लोगों ने किया, पानी के माध्यम से, महंगाई राहत कैंप के माध्यम से। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा। नीति आयोग का एक एजेंडा था मेरा जिसमें मैं चाह रहा था कि आप लोग कुछ खुल करके बोलेंगे उसमें, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। विपक्ष क्यों चाह रहा है इसका बहिष्कार करना, वो कुछ शब्दों में बोलने की कोशिश की। मैं पौरुष जी आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। राजपुरोहित जी उसे काउंटर करने के लिए उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि वास्तव में इनका जो विरोध है वो उसे खारिज करते हैं, और एजेंडा भी यही है कि एक पार्ट कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उस विरोध को तवज्जो नहीं दे रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप विरोध करिए तो करिए। कोई मुझे लगता है कि ये सिस्टम भी है कि आप विरोध करें तो आपका विरोध आप जारी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारा एजेंडा है वो, उस पर हम चलेंगे। और बात केवल बीजेपी की नहीं है, राज्यों में भी कई जगह यही स्थितियां हैं, सब जगह यही हालात हैं। खैर, नीति आयोग की बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक होती है, बैठक होना लाजमी भी है, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। कुछ राज्य हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अब तय होगा कि जब बैठक में एजेंडे के साथ में कितनी बातों को लेकर के किस तरह की चर्चाएं आती हैं, इस पे हमारा भी गौर करना लाजमी होगा, और हमें इंतजार भी रहेगा कि हाँ वास्तव में चीजें क्या निकल करके आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।